स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 28 पर बात करेंगे और लेक्चर नंबर 28 जो है वो हमारा लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है, मतलब ये जो छोटे छोटे जानदार हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अमूमन कंसीडर किए जाते हैं, तो इन जानदारों के अंदर लोकोमोशन जो है वो किस तरह से हो रही है। ये जानदार एक जगह से दूसरी जगह की जानिब हरकत और सकनात किस तरह से कर रहे हैं, ये जानदार एक जगह से दूसरी जगह की जानिब मूव किस तरह से हो रहे हैं। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक होगा कि फाइलम प्रोटोजोआ से ताल्लुक रखने वाले जानदारों के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है। तो इन जानदारों की लोकोमोशन और मूवमेंट पर हम इंडिविजुअली बात करेंगे, एक एक जानदार कर देखेंगे कि किसके अंदर किस तरह की मूवमेंट हो रही है और वो जानदार किस तरह से मूव कर रहा है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो लोकोमोशन इन एमेबा। तो ये बात आपको याद रहे कि लोकोमोशन एमेबा में हो, यूग्लिना में हो, पैरामीशियम में हो, स्नेल में हो या फिर जो है जेलीफिश के अंदर हो, तो मुख्तलिफ तरह की लोकोमोशन आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इन तमाम लोकोमोशन में सिर्फ स्नेल को अगर हटा दें आप, स्नेल को हटाकर ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म का जो ताल्लुक है वो फाइलम प्रोटोजोआ से, ठीक है, इन तमाम ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक फाइलम प्रोटोजोआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं एमेबा की या यूग्लिना की या पैरामीशियम की और जेलीफिश वगैरह की, तो इन तमाम ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ से है, एक्सेप्ट स्नेल, क्योंकि स्नेल का जो ताल्लुक है वो फाइलम मोलस्का से है। ये बात आपको मैं चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमालिया, टोटली चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का जो था वो जूलॉजिकल चैप्टर था, जिसमें आपको मैंने मेंशन किया था कि फाइलम मोलस्का से ताल्लुक रखने वाला जानदार जो है वो स्नेल होता है, स्नेल। तो अभी हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन इन एमेबा, एमेबा के ऊपर। तो ये बात आप जानते हैं कि एमेबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एमेबा जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ से ताल्लुक रखता है और एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। आप यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि ये जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी के अंदर जो लोकोमोशन होती है, लोकोमोशन पे तो बाद पे बात करते हैं, पहले इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो एमेबा की बॉडी का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, मतलब इसका किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं। जिस तरह से पानी का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं, जिस कटोरे में, जिस प्याले में, जिस बॉल नुमा स्ट्रक्चर में आप पानी को जमा दें उस तरह की बर्फ आपको मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से एमेबा का भी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। पल में तोला पल में माशा वाली बात है कि कुछ देर में शेप इसका चेंज होगा, फिर अगले सेकंड बाद कुछ और भी हो सकता है। तो इसकी शेप जो है वो इर्रेगुलर होता है। इसके अंदर जो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी बॉडी के अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस जेल लाइक स्ट्रक्चर को प्लाज्मा जेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा जेल कहा जाता है। और इस जेल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और प्लाज्मा सोल जो दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सेल ये दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म का हिस्सा होते हैं। मतलब इसका ये है कि एमेबा की बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, साइटोप्लाज्म वाले हिस्से के में प्लाज्मा जेल भी पाया जाता है और प्लाज्मा सोल भी पाया जाता है। प्लाज्मा जेल जो है वो एक विस्कस जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से जेल लगाते हैं ना हेयर्स पे बाल को खड़ा करने के लिए, बहुत सारे बॉयज इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, जेल वगैरह का, गैट्सबाई का जेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जेलीनुमा, जैम नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लाज्मा जेल कहा जाता है। और प्लाज्मा जेल के इनसाइड जो है एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को क्या कहते हैं? प्लाज्मा सोल। मैं FLUID इसके आगे लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि प्लाज्मा सोल जो है वो एक फ्लूइड है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। प्लाज्मा सोल उसे कहा जाता है। अच्छा, इसकी आउटर बाउंड्री प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा सोल और प्लाज्मा सोल के बाहर वाली जो आउटर बाउंड्री होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। याद करें वो दिन जब आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको ये बात बताई थी, एनिमल्स की बॉडी में जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जबकि प्लांट सेल के पास जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है, इसे बाइलेयर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके आउटर वॉल बाउंड्री पर मौजूद होती है और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रही है आपको इस तरह से उभरी हुई, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सीडोपोडिया कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सीडोपोडिया। तो स्टूडेंट्स ये बात भी आप याद रखिएगा कि सीडो का मतलब जो होता है सीडो का मतलब जो होता है वो होता है फॉल्स। सीडो का मतलब क्या है? ये सीडो का मतलब क्या है? फॉल्स। और पोडिया का मतलब जो होता है वो फिट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? झूठे पांव। झूठे पांव का मतलब आप किस तरह से लेंगे कि मतलब इसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो चीज आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पर, ये जो है स्पेसिफिक नहीं रहती, हर कुछ सेकंड बाद ये चेंज हो रही होती है, तो इसे सीडोपोडिया कहा जाता है। ये जो उभरा हुआ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर सीडोपोडिया कहलाता है। इसे हम फॉल्स फीट कहते हैं, मतलब झूठे पांव। इसका मतलब ये होता है कि कुछ देर बाद, हर कुछ सेकंड बाद अमेबा का शेप जो है वो इरेगुलर होता रहता है और इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो सीडोपोडिया की मदद से होती है। जैसे जैसे जिस जाने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मूव होता जाएगा उसी जानिब प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल का प्रेशर भी उसी जानिब होगा और उस तरह से इसकी बॉडी के अंदर लोकोमोशन होगी। तो इस अमेबा की बॉडी के अंदर छोटा सा एक वैक्यूल मौजूद होता है जिस वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहा जाता है। तो ये फूड वैक्यूल गिजा को स्टोर करता है और इनकी बॉडी के अंदर एक छोटा वैक्यूल और मौजूद होता है जिस वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन करवाता है जानदारों की बॉडी के अंदर और फूड वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ गिजा को स्टोर करने के लिए काम करता है। तो फूड वैक्यूल से अमेबा अपनी बॉडी के अंदर गिजा को स्टोर करेगा और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से अमेबा जो है वो क्या करेगा? इजेक्शन करेगा अनवांटेड और टॉक्सिक मटेरियल की। तो अमेबा की जो मूवमेंट हो रही है बुनियादी तौर पर, तो मूवमेंट ऑफ अमेबा आर कॉल्ड एमोबॉइड मूवमेंट। ये बात आपसे एमसीक्यूज में मैं पूछूंगा कि अमेबा की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, तो ये बात आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाएगी। तो याद रखिएगा अमेबा की मूवमेंट को एमोबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। ये नहीं कहे, मैं ऑप्शन में ये भी दूंगा कि अमेबा की मूवमेंट को सीडोपॉइड मूवमेंट कहा जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा हाँ सीडोपोडिया से हो रही तो सीडोपॉइड होगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सीडोपोडिया से हो या किसी से भी हो, अमेबा की मूवमेंट को एमोबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने दूसरी लोकोमोशन पर। दूसरी लोकोमोशन जो हमारी है वो है यूग्लिना। यूग्लिना का जो शेप होता है वो लीफी लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा होता है। इसके दो किनारे होते हैं, एक किनारा पॉइंटेड होता है, ये पॉइंटेड एंड होता है और ऊपर वाला एंड जो होता है, ऊपर वाला किनारा जो होता है वो ब्लंट होता है, मतलब चपटा होता है। ऊपर वाला किनारा इसका चपटा ब्लंट है, ठीक है, स्लाइटली कर्व है और नीचे वाला जो किनारा वो पॉइंटेड है। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर छोटा सा एक वैक्यूल मौजूद होता है, फूड वैक्यूल इसे कहा जाता है, जो यूग्लिना की बॉडी के अंदर गिजा को स्टोर कर रहा होता है। इसकी बॉडी के अंदर जो है छोटा सा वैक्यूल और मौजूद होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से ये यूग्लिना अनवांटेड और टॉक्सिक मटेरियल को अपनी बॉडी से इजेक्ट आउट कर देता है। इसके प्रॉक्सिमल एंड पर, मतलब इसके ब्लेंड वाले एंड पर, अपर एंड पर एक अपर एंड पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है या अराइज होता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैजिला। क्या कहा जाता है? फ्लैजिला। तो ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला यूग्लिना की बॉडी के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो ये जो ऑर्गन है इसे क्या कह रहे हैं हम? लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो फ्लैजिला यहां पर आप लिख लें। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला। और फ्लैजिला जिस तरह से पानी के अंदर, क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैं, चाहे स्नेल हो, जेलीफिश हो, पैरामीशियम हो और यूग्लिना अमेबा हो, ये तमाम के तमाम जानदार जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं। तो यूग्लिना की जो मूवमेंट होती है इसके ऊपर वाले एंड की तरफ, मतलब ये जो फ्लैजिला इसके ऊपर से अराइज हो रहा है, ये फ्लैजिला पानी के अंदर यूं यूं करके कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं इस तरह से मूव कर रहा होता है। तो यूग्लिना की बॉडी से जो फ्लैजिला अराइज हो रहा होता है, ये पानी के अंदर विब्रेटाइल, मतलब विब्रेटाइल का मतलब क्या? वाइब्रेटरी। जिस तरह से मोबाइल के अंदर वाइब्रेशन होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, विब्रेटाइल कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट को विपिंग एक्शन कहा जाता है या विब्रेटाइल मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है,
इसकी मूवमेंट को विब्रेटाइल मूवमेंट कहा जाता है, जो किसकी मदद से होती है, फ्लैजिला की मदद से होती है, या इसी एक्शन को आप विपिंग एक्शन भी कहते हैं। विपिंग एक्शन क्यों कह रहे हैं, ये फ्लैजिला पानी के अंदर सम टाइम इस जानिब मूव होगा, फिर सम टाइम इस जानिब मूव होगा, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को विपिंग एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विपिंग एक्शन। आप विपिंग एक्शन कह लें, विब्रेटाइल मूवमेंट कह लें, बात एक ही है। और दूसरी बात के इसके अंदर जो लोकोमोशन हो रही है, मूवमेंट जो हो रही है यूग्लिना के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला की मदद से हो रही है। फ्लैजिला यूग्लिना के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है। अगर मैं फ्लैजिला को खत्म कर दूं तो यूग्लिना मूव नहीं कर सकता वाटर में, ठीक है। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला की बुनियाद पर है, फ्लैजिला की वजह से है। तो फ्लैजिला यूग्लिना की बॉडी के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो इसकी मूवमेंट को फ्लैजिलेरी मूवमेंट कहा जाता है। यूग्लिना की मूवमेंट को, द मूवमेंट ऑफ यूग्लिना आर कॉल्ड फ्लैजिलेरी मूवमेंट बिकॉज ड्यू टू द फ्लैजिला, क्योंकि ये जो हो रही है वो फ्लैजिला की मदद से हो रही है। और इसी मूवमेंट को यूग्लिनाइड मूवमेंट भी कहा जाता है। 9th क्लास में जब तक आप थे तो उसको यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते थे, और जब आप इंटर लेवल पर आ गए तो अब आपने फ्लैजिलेरी मूवमेंट भी कहना और यूग्लिनाइड मूवमेंट भी कहना है। अगर कोई स्टूडेंट यूग्लिनाइड भी लिखता है तो गलत नहीं है, अगर कोई फ्लैजिला फ्लैजिलेरी लिखकर आता है तब भी कोई बात या हर्ज इसमें नहीं है, दोनों बात सही है। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स पैरामीशियम के ऊपर। पैरामीशियम भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एमेबा और यूग्लिना है। इनकी बॉडी जो होती है वो खूसे नुमा दिखाई देती है। जिस तरह से बारात में एक दूल्हा ग्रूम जो है वो शेरवानी पहनकर जाता है और खूसे वगैरह पहनकर जा रहा है, तो खूसे को उठाएं, खूसे के तलवे को देखें पलटकर, तो खूसे का जो शेप होता है बिल्कुल इसी तरह का शेप जो है वो पैरामीशियम का होता है। तो पैरामीशियम के अंदर जो लोकोमोशन होती है, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो सीलिया होता है। पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइजेज होते हैं। उन छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया कहा जाता है। तो वो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल्स मौजूद होता है जो गिजा को स्टोर करता है। इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है जो क्या काम करता है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन का काम करता है, ये गिजा को स्टोर करता है। इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। एक न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस, और एक और न्यूक्लियस होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है जिसे क्या कहा जाता है, मेगा न्यूक्लियस। ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो सीलिया की मदद से हो रही है, जिसकी वजह से पैरामीशियम की मूवमेंट को सिलियरी मूवमेंट कहा जाता है। सिलियरी मूवमेंट, ये बात भी आपसे कहां पूछी जाएगी, एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकते हैं कि मूवमेंट जो होती है पैरामीशियम में सीलिया की मदद से होती है, जिसकी वजह से इसे सिलियरी मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर पैरामीशियम जब कभी अपने सीलिया को पानी पर स्ट्राइक करवाए फॉरवर्ड जाने, तो वो अमल कहलाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है। व्हेन द सीलिया आर स्ट्राइक ऑन द फॉरवर्ड मैनर अगेंस्ट द वाटर, ठीक है, जब कभी कोई सीलिया पानी पर स्ट्राइक करें वाटर के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो अमल कहलाता फॉरवर्ड स्ट्रोक। और जब कभी सीलिया पानी पर स्ट्राइक करें बैकवर्ड जानिब, तो वो अमल कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक या फिर बैकवर्ड स्ट्रोक। तो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। जब पैरामीशियम की बॉडी में जो सीलिया हैं ये पानी पर फॉरवर्ड की जानिब, पानी के अगेंस्ट और फॉरवर्ड जानिब मूव करें या स्ट्राइक करें, तो पैरामीशियम की जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है। और यही सीलिया जो है अपनी ओरिजिनल शेप पर या बैकवर्ड जानिब मूव करें तो फिर वो कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक या बैकवर्ड स्ट्रोक। ये दो तरह के स्ट्रोक के हवाले से भी याद रखिएगा ये बात पैरामीशियम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जेलीफिश की जो बॉडी होती है वो सिंपल इस तरह की कैपनुमा लाइक या कैप लाइक पार्ट या अम्ब्रेला लाइक पार्ट, ऊपर की छतरी नुमा हिस्सा होता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बेल होती है। ये भी एक वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर पाया जाता है। इसकी बॉडी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस होते हैं।
और यहाँ पर इसके सेंट्रल कैविटी पे नीचे माउथ मौजूद होता है और अंदर जो है वो मसल्स हल्के से स्लाइटली पार्शियली मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनकी ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी बॉडी से पानी दाखिल होता है और जब मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये ऊपर का जो बेल अम्ब्रेला लाइक बॉडी है, अम्ब्रेला लाइक बॉडी और के अंदर जो मसल्स स्लाइटली होते हैं वो जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पानी इनकी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, ये इनके पास नीचे सेंट्रल कैविटी पे माउथ मौजूद होता है और वाटर की इजेक्शन इस तरह से होती है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। जेलीफिश की मूवमेंट में एमसीक्यू जिससे बनती है, द मूवमेंट ऑफ जेलीफिश इज कॉल्ड जेट प्रोपल्जन। ये बात याद रहे, जेलीफिश की मूवमेंट को इसकी मूवमेंट को जेट प्रोपल्जन कहा जाता है। तो ये सब एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछेंगे, शॉर्ट नोट के तौर पे भी पूछा जा सकता है। और फिर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है इसका, लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल जो है वो फाइलम मोलस्का से ताल्लुक रखने वाला जानदार है। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया था कि स्नेल जो है वो फाइलम मोलस्का से ताल्लुक रखने वाला एक सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म है, जिसकी ऊपर की जो बॉडी होती है, इसके अपर पार्ट जो है वो हार्ड कैलकेरियस का बना होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये जो शेल वाला पार्ट है ये किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम। Ca इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, कार्बोनेट इज द सिंबल ऑफ CO3। ठीक है, कार्बोनेट का सिंबल CO3 होता है और Ca जो है वो सिंबल होता है कैल्शियम का। तो ये जो ऊपर का हार्ड सा पार्ट है ये इसे शेल कहते हैं। शेल का मतलब होता है खोल, और ये जो खोल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। खोल के साथ नीचे फ्लैशी ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन मौजूद होता है, जिसे सब स्ट्रेटम पार्ट कहा जाता है। सब स्ट्रेटम पार्ट कहा जाता है। और ये जो इसकी सतह है ना, इसका पांव वाला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है बेस पार्ट। ये बेस पार्ट वाला हिस्सा है। और ये नीचे जो साइड में किनारा है ये फुट है, पांव है इसका। ठीक है, ये इसका पांव है। ये मस्कुलर रीजन है, गोश्त से बना हुआ ऑर्गन है। और ऊपर की बॉडी जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, मतलब ये शेल जो है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर छोटा सा ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है जिसे स्नेल कहते हैं, घोंगा। अक्सर देखा होगा कि डानी के साहिल पर, सीपियो के साहिल पर और मुबारक विलेज वगैरह पर, कुंड मलीर में और केमाड़ी वगैरह पे, इन जगहों पर जो है वो घोंगे मौजूद होते हैं। हफ्ते के साहिल पर भी मौजूद होता है घोंगा। और छोटे छोटे बच्चे उसको पकड़कर सीप, जैसे सीप भी कुछ लोग कहते हैं, उसे पकड़कर टिंके से या किसी लकड़ी से उस छोटे ऑर्गेनिज्म को तंग कर रहे होते हैं। तो और आपने एक और चीज देखी होगी, ये चीजें आर्टिफिशियली तौर पर भी यूज की जाती हैं, ज्वेलरी वगैरह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और बंचेज ऑफ की, ठीक है, जो चाबी का जो गुच्छा होता है इसमें भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, किचन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं चाबी के गुच्छों में। और जो है इसके अलावा कुछ लोग अपने बैग वगैरह में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो आपको पता ही है, लड़कियां और लड़के दोनों ही शौकीन है किचन वगैरह के, उसमें लिखा हुआ होता है। कुछ लोग अपने नाम से सीप के ऊपर ना, मतलब इस तरह का इम्बोज किया हुआ होता है नाम। अगर बिलफर्ज ये सीप है, ये इसका शेल है, शेल के ऊपर कुछ भी लिख दें, शाइस्ता लिख दें, बानो लिख दें, नरमीन लिख दें, सबरीन लिख दें, नौरीन लिख दें, कुछ भी लिख दें। और आपको पता है ये यंगस्टर जो है बहुत आगे जा चुके हैं, तो कुछ लोग जो है सीप के ऊपर वो ST या SM इस तरह की चीजों के भी शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है इस माशरे में। तो मेरा बताने का मकसद स्टूडेंट्स ये है कि ये जो शेल है ना, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो इसको जो है आर्टिफिशियली तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है, सिर्फ उसके सीप को, ये वाला इस पार्ट को। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है फ्लैशी ऑर्गन जो होता है ये खत्म हो जाता है वक्त के साथ साथ। ठीक है, और इसे सबस्ट्रेटम पार्ट कहा जाता है। ये मस्कुलर रीजन होता है, फ्लैशी ऑर्गन होता है, गोश्त का बना हुआ होता है, वेरी सॉफ्ट पार्ट होता है। तो ये जो स्नेल है, स्नेल के पास एक अदद छोटा सा मुंह मौजूद होता है जिसे माउथ कहा जाता है। और ये माउथ से, अपने मुंह से एक स्लाइम, एक लिक्विड, जिस तरह से जलेबी का शीरा होता है, मिठाई का रस होता है, जिस तरह से शहद होता है, कितना चिपचिपा होता है, कितना विस्कस होता है, कितना थिक होता है, इस तरह का एक विस्कस फ्लूइड स्नेल अपने माउथ से सेक्रीट करता है, निकालता है।
ठीक है, माउथ से जो विस्कस फ्लूइड निकलेगा वो सेक्रेट जो सेक्रेट का मतलब रतूबत निकालना, ठीक है, वो जो लिक्विड होगा उससे स्लाइम कहा जाएगा। ये एक फ्लूइड है, ये एक फ्लूइड है स्लाइम, ये बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। ये स्नेल अपने मुंह से ये लिक्विड स्लाइम क्यों निकालता है? वजह क्या है भाई? नहीं निकाले, लाजमी है क्या निकालना, क्यों निकाले? वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है कि ये स्नेल किसी भी पहाड़ के किनारे, चट्टान से, पानी में, पत्थर के किनारे चिपक सके, चिपक कर वहां पर आसानी से लुब्रिकेशन कर सके, अपने आप को एक जगह अटैच करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक होता है, चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, जिससे आसानी से लुब्रिकेशन भी हो सके, ताकि आसानी से उसी के ऊपर मूव भी कर सके और अटैच भी हो सके। इस वजह से एक स्लिमी फ्लूइड ये अपनी बॉडी से, अपने माउथ से निकालता है, और इसकी बॉडी माउथ के साथ ही एक ऊपर की तरफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को नॉब कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये तमाम लोकोमोशन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 29 में आपसे मुलाकात करेंगे डिफरेंट लोकोमोशन में, लाइक अर्थवर्म वगैरह में, अर्थवर्म में लोकोमोशन किस तरह से होती है, कॉकरोच में लोकोमोशन किस तरह से होती है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। तो इंशाअल्लाह इस तरह का टॉपिक लेक्चर नंबर 29 का हिस्सा होगा। तो उस वक्त तक के लिए सारी को दिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।